एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आप लोग जानते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके वोकैबुलरी का। और वोकैबुलरी भी जो उसका वेटेज है आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा खासा है, तो इसलिए आज की क्लास मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर रखी है। तो आज की क्लास के अंदर टोटल हमारे पास कुछ 15 क्वेश्चंस हैं, जिसके थ्रू आप लोगों का एक वोकैबुलरी टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो आई होप कि आप सभी बच्चे तैयार हैं और इसी के साथ हम लोग करते हैं आज की क्लास को शुरू। ओके, सो अगर आप इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये ऐप को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के अभी चेकआउट करिए। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट्स हैं और साथ ही साथ बुक्स भी है जिसको आप एक बार एक्सप्लोर करके देखो और वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चलिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्लास की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एम्बाइबर चीफ डिफेंस एग्जाम। सो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की टाइम टू टाइम पीडीएफ्स मिलती रहेंगी ताकि आप लोग घर पे बैठ करके बढ़िया से पढ़ सको और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। हेल्प मिल जाती है इससे, ठीक है, हमारी सेल्फ स्टडीज़ में। ओके, सो लेट्स बिगिन इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक पैटर्न होता है, या तो आपसे कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे ना उस सेंटेंस के अंदर एक इडियम या किसी फ्रेज का इस्तेमाल किया गया होगा और उसे अंडरलाइन कर देंगे और वो बोलेंगे कि इसका आप आंसर बताइए, इसका मीनिंग बताइए, अंडरलाइंड फ्रेज या इडियम का मीनिंग बताइए। तो आपको उस तरीके से सेंटेंस को रीड करके एंड देन आपको अंडरलाइंड इडियम या फ्रेज का मीनिंग बताना होता है 4 ऑप्शंस में से। या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई ये दिया गया इडियम जो है इसका आपको मीनिंग सर्च करना है या करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है दिए गए 4 ऑप्शंस में से। सो जो आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो सेंटेंस वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्शंस, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ क्लास में नहीं एग्जाम्स में भी ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। सो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन। आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। इसी तरीके से एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आपको सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया इडियम या फ्रेज दिया गया है उसका करेक्ट आंसर आपको देना है दिए गए 4 ऑप्शंस में से। सो देखो, आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं सेंटेंस वाले। या तो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बर्निंग क्वेश्चन, या फिर आपसे वो इस तरीके से एक सेंटेंस देंगे और पूछेंगे। तो अब आप लोग के सामने क्वेश्चन भी है, सेंटेंस भी है यानी कि, और ऑप्शंस भी हैं, तो जल्दी बताओ कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, ठीक है। ओके, सो डाउरी इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन द अंडरलाइन फ्रेज और एन इडियम अ बर्निंग क्वेश्चन। सो क्या बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है अ डाइंग इशू, ठीक है, अ रेलेवेंट प्रॉब्लम, एन इररेलेवेंट प्रॉब्लम, या फिर अ वाइडली डिबेटेड इशू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बर्निंग क्वेश्चन। डाउरी, डाउरी आप समझते हैं, डाउरी का मतलब क्या होता है, दहेज प्रथा, ठीक है। तो दहेज प्रथा तो सभी जानते होंगे, तो डाउरी का मतलब होता है दहेज प्रथा। सो ये दहेज प्रथा के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक बर्निंग क्वेश्चन है आजकल के दिनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाइडली डिबेटेड इशू, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक इशू है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ना डिबेट कर चुके हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों के अलग अलग व्यू हैं। सो देखो, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एन अर्जेंट और क्रूशियल इशू अंडर हीटेड डिस्कशन। एक ऐसा एक बहुत ही क्रूशियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, जिसके ऊपर लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर लोगों के ना बहुत ही अलग अलग मतलब डिस्कशंस हुए हैं। हीटेड डिस्कशन यानी कि गर्मा गर्मी की विवाद, ठीक है। चलो, सो एक एग्जाम्पल भी दिया है, फायर इन पुणे फैक्ट्री रेजेस द बर्निंग क्वेश्चन, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर सच इमरजेंसीज, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। सो आपको अगर घर पे बैठ के बाद में पढ़ रहे हो उसमें भी आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। आई होप ये जो आपके सामने दिया गया इडियम फ्रेज है ये आप भी कई बारी यूज करते होंगे कि यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो इसका मतलब क्या होता है, और आप पिक्चर भी देख पा रहे हो तो उससे भी एक अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि टू गेट ऑन समवन्स नर्व्स का मतलब क्या होता है। टू मेक हिम सैड, इरिटेट हिम, मेक्स मी इल, या पियर्सेस माई ईयर ड्रम, ठीक है। सो ईयर ड्रम तो ऐसा होता है ना, कान का पर्दा फाड़ देना, एक तरीके से बहुत मतलब बीमार कर देता है आपको, आप उदास हो जाते हो या आपको इरिटेट करता है। सो इसका मीनिंग क्या है बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी आंसर करके बताएंगे।
देखो, जब हम बोलते हैं ना कि गेटिंग ऑन माई नर्व्स या हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स, तो इसका मतलब होता है कि मुझे बहुत इरिटेट कर दे रही है, मतलब तुम मुझे इस वक्त बहुत इरिटेट कर रहे हो, या उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। तो जब भी हम इस का यूज़ करते हैं, इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन। ठीक है, चलो। देखो ऑप्शन नंबर बी, टू गेट ऑन वंस नर्व्स, टू इरिटेट, ग्रेट ऑन और एग्जैस्परेट समवन। तो बहुत किलसा देना, उसको इरिटेट कर देना। एग्जाम्पल, नथिंग पर्सनल बट योर वॉइस इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। बुरा मत मानना, तुम्हारी आवाज़ बहुत इरिटेट कर रही है मेरे को। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये कह रहा है, डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर। डॉक्टर ने कहा जो पेशेंट है उन्होंने क्या कर लिया है, ही टर्न्ड द कॉर्नर। टर्न्ड द कॉर्नर का मतलब क्या है, कंप्लीटली रिकवर, वो पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। बिकम वर्स, उनकी हालत और खराब हो गई है। पास्ट द क्राइसिस, होता है ना कि बड़ी मुश्किल की घड़ी है, तो वो जो मुश्किल की घड़ी है वो पार कर चुके हैं, अब चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो सकती हैं। या फिर हम ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि ही डाइड, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न्ड द कॉर्नर, बताओ। चलो, यहाँ पर टर्न्ड द कॉर्नर का मतलब है कि जो सबसे क्रूशियल टाइम था, किसी की हेल्थ खराब हुई है या कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो स्टार्टिंग के घंटे कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि अभी ये बहुत क्रूशियल आवर्स हैं, इससे इन घंटों में हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। और फिर अगर वो सब कुछ ठीक रहा, स्टेबिलिटी दिखी उनकी हेल्थ में, तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि क्रूशियल आवर्स जो हैं वो पास हो चुके हैं, अब जो बहुत ही मुश्किल का समय था वो कट चुका है, अब ये धीरे धीरे रिकवर करेंगे। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है पास्ड द क्राइसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो, टू पास अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उसको पास कर लेना। ठीक है, कि अगर उन्होंने, कई बार आपने मूवीज में या फिर अगर किसी के साथ कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी इलनेस रही हो, तो आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं ना कि आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज की रात उनकी हेल्थ, आज की रात अगर कट जाती है, हेल्थ अगर उनकी ठीक रहती है, तो उसके बाद से सब कुछ सही हो जाएगा, धीरे धीरे हील रिकवर। तो वही वो क्रिटिकल पॉइंट जो है किसी एक प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं, उसे पास कर लेने को हम बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कनिका वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी। जब कनिका के सारे पैसे खो गए तो शी वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई एंड ड्राई? अबैंडन्ड, रिजेक्टेड, वुंडेड या डिप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हाई एंड ड्राई। तो देखो, अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को किसी मुश्किल समय में ऐसे अकेला कर देना, उसे छोड़ देना, अबैंडन। ठीक है, कि कनिका को जब वो सारे पैसे खो गए थे उसके, और उसे किसी फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो उसके सभी फ्रेंड्स ने उसको अबैंडन कर दिया, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। तो यहाँ पर हाई एंड ड्राई का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अबैंडन। ठीक है, देखो, विदाउट रिसोर्सेज और हेल्प, कोई हेल्प ना करे, आपको एकदम अकेला छोड़ दे। योर फैमिली वुड बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय द डेथ ऑफ द ब्रेड विनर। ब्रेड विनर यानी कि समवन हु अर्न्स द लाइवलीहुड, जो मतलब आपके लिए कैसे बोलेंगे, घर खर्च जो चला रहा है, जो रोटी कमा करके ला रहा है, जैसे हम हिंदी एकदम उसमें बोलते हैं ना। ठीक है, घर को चलाने वाला। नॉर्मल एक इंडियन फैमिली में वैसे तो लड़कियां भी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो भी पूरा पूरा पार्टिसिपेट करती हैं और पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक मेल पर्सनैलिटी को बोला जाता है ना कि जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ अर्निंग द ब्रेड, तो ब्रेड विनर भी बोल सकते हैं उसके लिए। यही इसका मीनिंग होगा। ठीक है, हाई एंड ड्राई यानी कि एकदम अबैंडन कर देना, कि जो तुम्हारी फैमिली है वो एकदम अकेली पड़ जाएगी अगर किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो आपका घर चला रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द पार्टी स्टॉलवर्ड्स हैव डिसाइडेड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। सो लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है? और ये पार्टी का मतलब यहाँ पर वो वाली पार्टी नहीं है जहाँ पे किसी का ऐसे डीजे लगा हुआ गाने चल रहे हैं। ये पार्टी है, आप समझ रहे हो ना, इलेक्शन जब होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक इट लाइंग डाउन? टू एक्सेप्ट इंसल्ट विदाउट रेजिस्टिंग, टू टेक रेस्ट, टू बी ऑन डिफेंसिव साइड, या टू बी कॉशियस। अगर कई बार होता है, अगर आप समझ सके इस चीज़ को, कि आपको कोई बहुत इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप उस पर रिएक्ट कर देंगे, अगर आप चिढ़ जाएंगे, है ना, तो ही विंस। कि उनका मोटिव ये था कि वो आपको अटैक करें, आप पे वर्बली, और आपको किसी तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप किसी की इंसल्ट ले रहे हो बिना किसी बिना कुछ, मतलब बिना कोई ऐसे रिवोल्ट करे, बिना कुछ ऐसा एक्ट करे कि आप चिल्लाओ उस पर या कुछ रेजिस्ट करे बिना, तो उसको हम बोलते हैं टेक इट लाइंग डाउन।
कि ठीक है भाई, जो बोल रहे हैं, जितना भी वो कह रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर टेक इट लाइंग डाउन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट इंसल्ट विदाउट रेजिस्टिंग, कि किसी को हम पे कीचड़ उछालनी है, वो उछालता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसका जवाब उस तरीके से नहीं देंगे, हम कुछ नहीं बोलने वाले। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, टू एंड्योर समथिंग अनप्लेजेंट विदाउट फाइटिंग बैक, कि हमें पता है कि कोई कुछ ना बहुत खराब, अनप्लेजेंट, कोई कुछ बहुत खराब हमारे लिए बोल रहा है, बट हम नहीं लड़ने वाले उससे जा करके, ठीक है, हम उसे कुछ नहीं कहने वाले, बोल रहा है उसे बोलते रहने दो, हम अपना एकदम ऐसे मेंटल पीस को रखते हुए हम अपने काम पे फोकस करेंगे। सो उसको हम बोल सकते हैं टेक इट लाइंग डाउन। ठीक है, ही इंसल्टेड मी पब्लिकली, उसने मेरी भरे बाजार में सबके सामने बहुत गंदी इंसल्ट करी। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेक दैट लाइंग डाउन डू यू, तो कह रहे हैं कि तुम उसने मेरी बहुत, एक देखो एग्जाम्पल ऐसा बन सकता है कि उसने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी, क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बिना कुछ कहे उसकी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा? सो टेक इट लाइंग डाउन का मतलब होता है किसी को बिना कुछ जवाब दिए, है ना, वो जो भी अनप्लेजेंट है, जो भी इंसल्ट है, उसे बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है, जो भी बोल रहा है बोलने दो। ठीक है, चलिए, सो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अ मोमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, एट द एंड, अबाउट टू स्टार्ट, ऑन डिक्लाइन, इन द एयर। अ मोमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी, यूनिटी तो जानते हैं ना, एकता, जब सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, यूनाइटेड। तो वो बोल रहे हैं कि इज इन द ऑफिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द ऑफिंग? कि वो एकदम अंत पे आ चुकी है, शुरुआत उसकी होने वाली है, ऑन डिक्लाइन, कि एकदम ऐसे गिर रही है, या इन द एयर, हवाओं में है। सो इन द ऑफिंग का मतलब होता है अबाउट टू स्टार्ट। क्या मतलब होगा? अबाउट टू स्टार्ट, इट इज अबाउट टू स्टार्ट, कि वो एकदम शुरुआत, शुरू होने की कगार पर है। ठीक है, इन द ऑफिंग, लाइकली टू हैपन और अपीयर सून, ऐसे जल्दी ही होता नजर आ रहा है हमें ये चीज, इट इज अबाउट टू स्टार्ट। सो देयर आर सेवरल इनिशिएटिव्स इन द ऑफिंग, कि बहुत से इनिशिएटिव्स जो है वो क्या है, दे आर अबाउट टू स्टार्ट, कि बहुत सी चीजें होने वाली हैं, शुरू होने वाली हैं, तो तब हम यूज करते हैं इन द ऑफिंग। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है, इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। सो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होगा? कि आर्म्ड फोर्सेस में एक बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती है कि अगर आपकी मृत्यु होती है इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस। सो डाई विद ऑनर, डाई ऑन अ हॉर्स बैक, डाई वाइल वर्किंग, या डाई विदाउट अचीविंग एनीथिंग इन द हार्नेस। सो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इन दी हार्नेस का मतलब, हार्नेस क्या होती है? कोई चीज़ जो आपको बांध करके रखे, ठीक है, बट यहाँ पे वो लेजिट मीनिंग नहीं है। इन दी हार्नेस, डाई इन दी हार्नेस का मतलब है जो काम आप कर रहे हो, उस काम को करते करते अगर आपकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर आप भी जानते होगे, आपको भी पता होगा इस चीज़ के बारे में, कि आर्म्ड फोर्सेज में ये बहुत सम्मान की बात मानी जाती है। आपका वहाँ पे काम क्या है? अपने देश के लिए लड़ना, उसको प्रोटेक्ट करना, है ना, उसके मान सम्मान के लिए लड़ना। तो आप वही काम करते करते आप अगर मारे जाते हैं, तो उसे डेथ नहीं, उसे तो बोलते ना शहीद हुए थे। तो बहुत प्रिविलेज की बात है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में कोई इंसान कैसे मर जाता है, इफ ही डाइज इन हार्नेस, दैट इज कि वो अगर मर जाते हैं काम करते करते, जो उनका काम है वो करते करते अगर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो टू डाई वाइल वर्किंग, काम करते करते मृत्यु हो जाना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे एक पिक्चर है, एक जो इंसान है वो किसी एक ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, एंड ही डाइड डूइंग हिज वर्क, तब हम बोलेंगे कि ही डाइड इन हार्नेस। ठीक है, so to die while still actively working or still of the age or physical condition to do so, to die before retirement, मतलब आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई थी, आप कोई काम कर रहे थे, आप काम करते करते अगर मर जाते हैं, उस टाइम पीरियड में मर जाते हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे टू डाई इन हार्नेस। लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस इन ताशकंद। ठीक है, आप जानते होंगे इसके बारे में, इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है ना। तो जब वो एक्टिव थे, जब वो उनका कार्यकाल चल रहा था, कह सकते हो आप, उस बीच उनकी मौत हुई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ही डाइड इन हार्नेस व्हाइल ही वाज ऑन वर्क, या व्हाइल ही वाज वर्किंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 राइट है ना। निहारिका इज नॉट अ कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। निहारिका इस प्रकार के काम के लिए कट आउट नहीं है। सो कट आउट का मीनिंग क्या होगा? ट्रेंड नहीं है, सूटेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, कंसिडर्ड नहीं है। अब कट आउट जब हम बोलते हैं, ही इज नॉट द परफेक्ट कट आउट, है ना, तो अगर हम इस तरीके से बोलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि ट्रेंड नहीं है, हम कह रहे हैं कि सूटेबल नहीं है। ठीक है, सो अगर हम बोल रहे हैं निहारिका इज नॉट अ कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, दैट मीन्स कि वो सूटेबल नहीं है इस काम के लिए। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टू बी फिट
और suited to something by nature, naturally आप किस चीज़ के लिए fit हो, suitable for something. I'm not cut out to be a hero, कि मैं हीरो बनने के लिए बना ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं एक परफेक्ट उस चीज़ के लिए हुई नहीं, मैं suitable ही नहीं हूँ, तब आप इस वर्ड का इस फ्रेज का यूज़ करेंगे, cut out. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9. His most trusted friend proved to be a snake in the grass. उसका जो सबसे भरोसेमंद दोस्त था वो क्या प्रूव हुआ? A snake in the grass. What is the meaning of a snake in the grass? Cowardly and brutal, an unreliable person, a treacherous person, या law in morals. आप एक पिक्चर को देख करके भी समझ पा रहे होंगे. सो स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है, जो धोखा दे दे. आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो ऐसा करेगा लेकिन वो कर जाए, तो उसे बोलते हैं. अब जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर पे कि एक ने एक ऐसे सीढ़ी लगा करके वो ही इज अबाउट टू अचीव समथिंग, वो स्टार को अचीव करने वाला है, बट जो नीचे पर्सन है वो क्या कर रहा है, उसका लैडर कट कर रहा है. तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, कि धोखेबाज इंसान धोखा दे रहा है, ठीक है. सो अ ट्रेचरस पर्सन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. सो ये रहा आपका सॉल्यूशन. अ सीक्रेटली फेथलेस फ्रेंड, मतलब मैंने बोला ना जिसपे आपको भरोसा नहीं होता कि वो ऐसा कुछ गलत करेगा लेकिन वो धोखा दे जाए, तो सीक्रेटली फेथलेस. एक तो होता है कि हमें पता है कि हमारे कभी काम नहीं आने वाला, एक होता है जिसपे हमें पूरा भरोसा होता है, वो मौका आने पे एकदम ऐसे पलट जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे समवन हु इज हार्मफुल बट हु डज नॉट सीम टू बी. एक ऐसा इंसान जो बहुत खतरनाक होता है लेकिन लगता नहीं है देख कर, ठीक है, उसको हम स्नेक इन द ग्रास बोलेंगे. डिड यू हियर दैट युवराज बेस्ट फ्रेंड स्टोल मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, व्हाट अ स्नेक इन द ग्रास ही इज. तुमने सुना युवराज के दोस्त ने उसके बैंक अकाउंट में से पैसे चुरा लिए. कैसा तो इंसान है वो, अ स्नेक इन द ग्रास. मतलब कभी भरोसा भी नहीं हमने किया इस बात, युवराज का फ्रेंड ऐसा काम कर सकता है, कभी लगा भी नहीं था बट उसने ऐसा किया. ऐसे इंसान को धोखेबाज, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10. द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप. जो पॉलिटिशियन था, स्वे यानी कि एकदम होता है ना कि लोगों को ऐसे पागल कर देना एक तरीके से, कि एवरीबडी वॉज, उसकी साइड हो गए सब लोग उस सुन करके, ठीक है, लहर सी उठ गई थी एकदम भीड़ में, तो वो होता है उसका मतलब. तो वो बोल रहे कि पॉलिटिशियन ने अपना जो मॉब यानी कि जो भीड़ थी उसको क्या कर दिया था, अपने गिफ्ट ऑफ द गैब से, ठीक है, अपने गिफ्ट ऑफ द गैब से पूरी क्राउड को मोह लिया था. सो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्लैटरिंग वर्ड्स, अबंडेंस ऑफ प्रॉमिस, या पॉलिटिकल फोरसाइट. क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जब आप जैसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है ना, मिस्टर मोदी जी को बोला जाता है कि वो जब बात करते हैं, या ऑरिटोरिकल स्किल्स बोलते हैं इसको, कि होता है ना कि बात करते हैं तो समा बांध देते हैं, लोग सुनते हैं उनकी बात, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, तो ऐसे गिफ्ट ऑफ द गैप हम बोल सकते हैं फ्लुएंसी इन स्पीच, ठीक है. तो ये कहलाएगा आपका आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच. तो गिफ्ट ऑफ द गैप का ये मीनिंग होता है. द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव यू. यही तो होता है जब कहीं पे आप जाओगे, आप देखोगे, या फिर कहीं पर भी, और उनको तो काफ़ी, मतलब अगर आपने देखा हो, आप टच में हो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, तो सब लोग यही चीज़ की तारीफ करते हैं कि जब मिस्टर मोदी बात करना चालू करते हैं, या जब वो किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो पब्लिक खड़े होकर या लोग खड़े होकर उनको सुनते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे से बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में. तो यही गिफ्ट ऑफ द गैप है, ठीक है. शी इज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी वुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग. वो कह रहे हैं उसके पास इतनी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच है, गिफ्ट ऑफ द गैप है, कि मार्केटिंग या सेल्स में अच्छे से काम कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों से आपको डील करना होता है, अपनी स्पीच के थ्रू आप उनको कन्विंस करना होता है, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. ही इज़ अ क्वेयर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम. वो क्वेयर फिश है, उसे मैं समझने में नाकामयाब रहा हूँ. फनी पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन, या क्वारलसम पर्सन. क्वेयर का मतलब अगर जानते हो तो अपने आप ही समझ जाओगे. क्वेयर का मतलब क्या होता है? क्वेयर का मतलब होता है अजीब, समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. तो क्वेयर फिश यानी कि बड़ा स्ट्रेंज सा इंसान है, बड़ा अजीब इंसान है, उसे समझ नहीं पाया हूँ मैं अभी तक, ऐसा हम बोल सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. देखो, अ पर्सन हुज बिहेवियर सीम्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बड़ा अटपटा सा व्यवहार है, हम नहीं समझ पाते. दे हैव इनवेरिएबली चोजन द क्वेयर फिश इन द प्रेफरेंस टू द मोर और लेस रिकॉग्नाइजेबल मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस. तो यहाँ पर भी उसको क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि उस इंसान को चूज कर लिया, क्वेयर फिश को, यानी कि बड़े एक
अनयूजुअल से बिहेवियर वाले इंसान, जो उसका बिहेवियर बहुत ही अटपटा, बहुत ही अजीब है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्ड टू बी अ मार्स नेस्ट। ये एजुकेशन, जो एजुकेशन की स्कीम थी उसके अंदर टीचर का इन्वॉल्वमेंट क्या प्रूव हुआ? मार्स नेस्ट, अ फॉल्स इन्वेंशन, अ नोबल थिंग, एन अनसक्सेसफुल टास्क, या अ टाइमली स्लीप। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इन्वेंशन होगा। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव टू बी अ मार्स नेस्ट, दैट मीन्स अ फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है, तो अ मार्स नेस्ट का मतलब क्या होगा? अ मार्स नेस्ट का मतलब देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था उसको प्रॉपर्ली। एन आइडिया और डिस्कवरी दैट सीम्स इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, लेकिन बाद में जाकर के पता चलता है कि उसका कोई इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला। कि हमें लग रहा था कि हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत ही ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आइडिया एकदम मार्केट में जाते ही धूम मचा देगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमने किसी चीज़ में से थॉट तो बहुत डाली थी, हमें लग तो रहा था कि चमक जाएगा एकदम, पर वो चमका नहीं, फुस निकल जाए। इस चीज़ को मार्स नेस्ट बोलते हैं। आइडिया और अ डिस्कवरी दैट सीम्स इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बट इज फाउंड टू बी फॉल्स और हैव नो वैल्यू, जिसकी कोई वो फॉल्स था, वो झूठ निकला। ठीक है, आई फैंसी दिस विल प्रूव टू बी अ मार्स नेस्ट, वी हैव हैड दीज मिस्ट्रीज बिफोर। ठीक है, कि हम, मुझे लग रहा था कि ये क्या है, ये छल है, छल ही कह सकते हैं ना, जो चीज़ हमें देखने में बहुत अच्छी लग रही है लेकिन बाद में रियलिटी में वो उसकी कोई वैल्यू ना निकले। तो हम वो कह रहे हैं कि हमें देखने में क्या लगा था, आई फैंसी दिस विल प्रूव टू बी अ मार्स नेस्ट, वी हैव हैड दीज मिस्ट्रीज बिफोर। ये मुझे पहले से लग रहा था कि ये चीज़ जो है ये एक छल है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर। चंदू ने बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया अपने अंकल के खिलाफ। उसने क्या कर दिया? ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। इसका मतलब क्या होगा? अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड हिम, थ्रू द चैलेंज, बिहेव्ड एज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, या पुट कंडीशंस। तो देखो, थ्रू डाउन, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को हिंदी में क्या वो वर्ड होता है, किसी को ना चैलेंज करना। चैलेंज का मेरे को हिंदी वर्ड एकदम से याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से निकल गया। किसी को आपने एकदम से क्या कर दिया, किसी ने आपको ना चैलेंज, आप किसी को चैलेंज करो या कोई आपको चैलेंज कर दे। ठीक है, वो तो अब यहाँ पर सेंटेंस भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि चंदू ने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करा कि अब क्या हो गया कि जाहिर सी बात है, अब वो अपने अगर इतने काइंड अंकल के सामने इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसने एक चैलेंज दे दिया उनको। अब वो भी थोड़ी सुनेंगे, वो भी तो बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर होगा, कहाँ गया सही आंसर, थ्रू द चैलेंज, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ठीक है। टू चैलेंज समवन टू एन आर्ग्यूमेंट, हाँ, बहस के लिए चैलेंज कर दिया है ना, या एक दिक्कत कुछ थी उसके लिए आपने थ्रो डाउन द गॉन्टलेट अगर हम बोलते तो यानी कि चैलेंज कर देना। ठीक है, द सेनेटर थ्रू डाउन द गॉन्टलेट ऑन द अबॉर्शन इश्यूज, कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अबॉर्शन इश्यूज के बारे में जब बात करी तो उन्होंने एक पब्लिक के सामने क्या कर दिया, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, यानी कि उन्होंने एक चैलेंज कर दिया पब्लिक को। वहां से भी तो आएंगे जवाब, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी और जो स्टेटमेंट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, अगर आप ऐसी कोई बात बोल करके जा रहे हैं तो फिर तो अब क्या होगा, फिर तो आपने कैसे आग भड़का दी लोगों में। अब लोग भी वहां से जवाब देंगे, तो एक चैलेंज की तरीके से उन्होंने कुछ बोला और लोगों ने एज अ चैलेंज उसे ले लिया एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट। ठीक है, चलो, क्योंकि ये हमारा 14th क्वेश्चन आई गेस। द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव। तो एल्बो रूम का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी प्रेजेंट की अंडर ग्रेजुएट्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम लिटिल एल्बो रूम छोड़ता है टीचर्स के लिए कि वो इनोवेटिव हो सके, कुछ अलग से, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग उसमें बना करके अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके उसके लिए। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्बो रूम? रेस्ट रूम, फ्रीडम टू एक्ट, वेल वेंटिलेटेड, रूम फॉर एल्बो। तो जब हम एल्बो रूम की बात करते हैं ना तो उसका मतलब एक्चुअल में हम रूम फॉर अपनी एल्बो के लिए जगह नहीं बनाना चाह रहे हैं, है ना, या वेल वेंटिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, या रेस्ट रूम जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आज़ादी नहीं बची टीचर्स के पास, इतनी सिलेबस इतना है, इतना ही करवाना है इतने ही समय में, तो वो उतना ही करवा पाते, उसके अलावा कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाते हैं। तो फ्रीडम टू एक्ट होगा इसका मतलब। ठीक है, हाँ जी, द फ्रीडम एंड एबिलिटी टू एक्ट एज वन वांट्स, अपने मुताबिक कुछ करने की आज़ादी नहीं है। इफ़ यू आर वरिड अबाउट हर हैविंग टू मच एल्बो रूम एज स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट,
यू शुड इम्पोज लिमिटेशंस वगैरह। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इस वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बस काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है किसी चीज़ के हिसाब से एक्ट करने की, तो तुम उस पर लिमिटेशंस लगा सकते हो। सो एल्बो रूम इज़ द फ्रीडम टू एक्ट एज पर देयर विल। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये तो बहुत ईजी है, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो मेंबर थे ग्रुप के, ठीक है, ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो एट ऑड्स थे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, यानी कि एक्टिंग फूलिशली, वो इन डिस्प्यूट थे, अनएनिमस थे, बिहेविंग चाइल्डिशली। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? जब हम किसी को बोलते हैं ना दे आर एट ऑड्स, दैट मीन्स एक मत नहीं है, उनके बीच में बज रही है बातें आपस में कि वो कुछ कह रहे हैं, यहाँ से वो कुछ कह रहे हैं, है ना, वो लोग एक चीज़ पर अग्री नहीं कर पा रहे, यानी कि इन डिस्प्यूट, विवाद हो रहा है, ठीक है। सो एट ऑड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए, एट ऑड्स मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट और एट वेरियंस, है ना, कि आपके थॉट्स या आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लैश कर रहे हैं आपस में, दे आर एट ऑड्स, यानी कि उनके बीच में वाद विवाद है। हिज बिहेवियर इज एट ऑड विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि उसका जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी की जो सोच है, कंपनी का जो नज़रिया है, उसका बिहेवियर उससे क्या है, एट ऑड्स है, यानी कि उससे ऑपोजिट, क्लैश कर रहा है, ठीक है। इन सिमिलर इडियम्स इन कॉन्फ्लिक्ट, इन अग्रीमेंट ऑन बैड टर्म्स, एट क्रॉस पर्पसेस, एट लॉगर हेड्स, ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ऐसे ही आप अगर इसी बारे में बात करना चाहें कि दो लोग, अगर आप यही बोलना चाहें कि दो लोग जो है आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं, सहमत नहीं हो रहे, वाद विवाद है उनके बीच में, तो आप इस इडियम के अलावा ये भी इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इडियम्स दिए गए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ऐप के ऊपर जा करके उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वहाँ से आपको टेस्ट्स में और प्रैक्टिस में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आज की PDF आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर लो इस चैनल से, और घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। सॉल्यूशन में सारे आंसर्स गिवन हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, तो उसका फ़ायदा उठाओ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.